हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन का वन शॉट वीडियो। ठीक है। सो इधर यू आर अ बीबीए स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, बीएमएस ऑनर्स स्टूडेंट, डजेंट मैटर। आप सभी इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लोगों ने वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर ये सब्जेक्ट चुना होगा तो राइट। एंड अगर किसी और कोर्स स्ट्रक्चर के अंडर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है और फाइनेंस फॉर एवरीवन, सो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख के चल सकते हो। ठीक है। सिलेबस मैंने दिया हुआ है वीडियो के अंदर ही। तो सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। आई होप इट इज विजिबल टू यू। सो ये वन शॉट नोट्स है जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करे हैं। सो कोई भी डाउट आता है, कोई भी चैलेंज आता है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन and I'll definitely help to you. वैल्यू एडिशन कोर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन सिलेबस टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली है। पांचों की 5 यूनिट हम इसी वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। ओके। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो कोई इशू नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो दिस इज द यूनिट नंबर 1 सिलेबस दैट यू कैन नोट डाउन। स्टार्ट करते हैं मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी से। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली होती क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी एक एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज वेरियस फाइनेंशियल स्किल्स इंक्लूडिंग पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, बजटिंग, इन्वेस्टिंग। इट empowers individuals to make informed financial decision। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब एक एबिलिटी होती है जहां पे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं जितने भी फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, इनको हम समझ पाते हैं एंड इनको हम इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। ठीक है। और इससे ये क्या करता है? ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल को टू टेक बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। राइट। इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी? तो सबसे पहले हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है। जो भी हमारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है। कितना हमें खर्च करना चाहिए, कितना हमें सेविंग करना चाहिए, कितना हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर पॉसिबल। ठीक है। डेट मैनेजमेंट करने देता है कि जो भी हम बेफिजूली के खर्चे करते हैं ना, उससे हमें दूर रखता है। हेल्प्स अवॉइड एक्सेसिव डेट, एंश्योर टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है। अचीविंग फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, बिकॉज हम सारा कुछ प्लान करके रखते हैं कि कितना हमारा बजट है। ठीक है। कितना हमें खर्च करना है, कितने में हमें यूटिलाइज करनी है चीजें। सो फाइनेंशियल गोल्स को हम अचीव कर पाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रह पाती है आपके पास, क्योंकि फाइनेंशियल वेल बीइंग एंड रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस बाय बिल्डिंग सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड्स। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रह पाती है बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस आपके पास फंड्स हो पाते हैं। ठीक है। इमरजेंसी फंड रह पाते हैं जिसकी वजह से आप स्टेबल रह पाते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल टूल्स आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो काफी सारे फाइनेंशियल टूल्स की नॉलेज प्रोवाइड करता है हमें, जैसे कि लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। ठीक है। जिसकी हेल्प से हमें थोड़ा ईज मिल जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, क्या स्कोप है फाइनेंशियल लिटरेसी का? स्कोप ये है कि पर्सनल फाइनेंस हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस लाइक बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड इंश्योरेंस, जो कि एक इंडिविजुअल लेवल को पता होनी चाहिए। राइट। कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट है जो चल रहा है तो उसकी फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस के बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द बिजनेस, दीज आर पॉसिबल फॉर द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है। फिर होता है हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे आती है, जैसे कि नेशनल बजटिंग, टैक्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। सो ये सब पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। प्री रिक्विजिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। राइट। प्री रिक्विसाइट्स क्या है? कि आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो
हायर एजुकेशन ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ बेटर ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड टूल। अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा हो पाएगा तभी आप जो इनके डिफिकल्ट टर्म्स होती है ना फाइनेंशियल लैंग्वेज की, तभी आप उनको समझ पाओगे। अदरवाइज इट विल बी अ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप विद दैट, राइट। तो लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको नंबर्स, एल्गोरिथम्स, बजट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आप एनालाइज कर पाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए, परसेंटेज निकालना, इंटरेस्ट निकालना, ये सब चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि आप जितने भी फाइनेंशियल लाइक अप एंड डाउन्स हैं, ठीक है, टर्म्स हैं, पॉलिसीज है, कंडीशंस हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, उनको सामने वाले को समझा सको, ठीक है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। थर्ड, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या क्या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आपके आते हैं बैंक। बैंक, बैंक्स में क्या क्या होते हैं, बैंक्स भी हमारे कई टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं, एंड सो ऑन। सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं ये सारे बैंक? सबसे पहले हमें ये क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे हमारे डिपॉजिट करने के लिए हेल्प करते हैं। सेकंड क्या फंक्शन होता है, लोन प्रोवाइड करते हैं हमें, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, ये सारे लोन्स हमें ये प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड क्या हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स भी हमें ये देते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस देते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सेकंड इज इंश्योरेंस कंपनी, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज कैसी होती हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया। सो दीज आर दी कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस ग्रुप। पर्पस क्या होता है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, कोई भी अगर अनफोर्सीन इवेंट्स हो जाते हैं तो उसमें ये क्या हमें लॉस कवर अप करके देते हैं ये, राइट। जैसे कि एग्जांपल देखोगे तो LIC हो गए, ICIC प्रूडेंशियल्स, HDFC लाइफ। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि सेविंग स्कीम्स लाइक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम्स, रिकरिंग डिपॉजिट। सो दीज आर दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। सो पोस्ट ऑफिस जनरली आपका एक ओल्ड सेविंग सिस्टम है, ठीक है, एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ये लोग हमें ज्यादा देते हैं, एंड स्कीम्स हमें यहाँ पे ज्यादा मिलती हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफर एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें की सर्विस हमें ये प्रोवाइड करते हैं पोस्ट ऑफिस। मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज होती हैं। मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती हैं, डिजिटल वॉलेट्स प्रोवाइड करती हैं, पेटीएम में, गूगल पे में, फोन पे में। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स देते हैं हमें, जैसे कि ग्रो, जीरोदा, ठीक है, ये हमारे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। डिजिटल बैंक एंड फिनटेक सर्विसेज फॉर क्विक ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। सो डिजिटल बैंक हमें देते हैं, फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्विक ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन में आपकी चली जाती हैं, एंड इन्वेस्टमेंट मैनेज को हेल्प करने के लिए ये हेल्प करता है। मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज, नीड फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या नीड है हमें फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने के लिए? सबसे पहले सेफ्टी रह पाती है, क्योंकि हमारे मनी जो है वो सिक्योर रह पाता है, ठीक है। एंड क्योंकि घर पे रखोगे तो थेफ्ट होने के चांसेस है, लॉस होने के चांसेस है। तो अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में रखते हो, फाइनेंस उसमें रखते हो, तो आपकी एक सेफ्टी रहती है, एक्सेसिबिलिटी रहती है कि कभी भी आप अपने पैसे को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल एप्स, ठीक है। इजी एक्सेस रहता है, कभी भी निकालो, कभी भी डिपॉजिट करो, दैट्स अप टू यू। ग्रोथ रहती है बिकॉज आपको एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिलता है एवरी ईयर, ठीक है। सेविंग अकाउंट में 2% का मिलता है, FDs में अराउंड 5 to 6% का मिलता है, तो दैट इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। सो ग्रोथ मिलती है आपके मनी को, वो कांस्टेंट नहीं रहे, वो बढ़ता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कन्वीनियंट रहता है हमें, क्योंकि स्ट्रीमलाइंस बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट हम इनसे इजीली कर पाते हैं, ठीक है, और आपको कैशबैक भी रिसीव होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑफर टूल्स फॉर सिस्टमैटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट टू मीट फ्यूचर गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है ये टूल, सिस्टमैटिक सेविंग्स, ये सब हमें प्रोवाइड करता है टू मीट फ्यूचर गोल्स। इकोनॉमिक वांट्स एंड मीन्स फॉर सेटिस्फाई देम, इकोनॉमिक वांट्स एंड मीन्स फॉर सेटिस्फाई देम ये प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक वांट्स क्या होती हैं,
desires for goods and services that can improve the quality of life such as food, clothing, education. So इकोनॉमिक वांट्स क्या होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इम्प्रूव, जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, राइट। जैसे कि अगर आप फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीजों में अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक आपको अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द इकोनॉमिक वन मीन्स टू सेटिस्फाई देम। कैसे आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो, सबसे पहले इनकम, इनकम आपके पास अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। सेविंग्स करनी चाहिए, कोई भी अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उसमें से कुछ पोर्शन आपको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए फॉर द फ्यूचर यूज। एंड क्रेडिट, बोरोविंग फंड्स टू मीट इमीडिएट नीड्स, ठीक है। आप फंड्स ले सकते हो दूसरे से ताकि आप इमीडिएट जो नीड्स है उनको आप पूरा कर सको, राइट। सिक्स होती है बैलेंसिंग इकोनॉमिक वांट्स एंड रिसोर्सेज। सो कैसे अपने इकोनॉमिक वांट्स एंड रिसोर्सेज को आप मैनेज करके चल सकते हो। तो रिसोर्सेज लाइक इनकम, सेविंग आर लिमिटेड, सो प्रायोरिटाइजेशन इज एसेंशियल। तो इनकम एंड सेविंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। आपकी इनकम लिमिटेड है, जैसे मंथली 30,000 आपको मिलता है या फिर 40,000 मिलता है, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो उसी में से कुछ पोर्शन आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो प्रायोरिटाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजीज क्या है बैलेंस करने का, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो अपनी नीड्स एंड वांट्स में, ठीक है। नीड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। वांट्स क्या है, जिनके बिना आपकी जिंदगी चल सकती है, ऐसा कुछ अ, जरूरी नहीं है वो, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट करो अपनी नीड्स एंड वांट्स के बीच में, अवॉइड करो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एंड फोकस करो एसेंशियल आइटम्स को बाय करने में। प्लान करके चलो अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बेस्ड ऑन योर इनकम एंड सेविंग्स, राइट। दैट हाउ यू कैन बैलेंस योर इकोनॉमिक वांट्स एंड रिसोर्सेज। सेवेंथ इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग वंस फाइनेंशियल सिचुएशन एंड प्लानिंग एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करके चलते हैं, एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं, सेविंग प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट वन मोर थिंग कि ये जो नोट्स है ना, ये काफी ज्यादा शॉर्ट्स में है, मतलब शॉर्ट में है, कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बट द थिंग इज कि कंटेक्स्ट में आपको पढ़ने के लिए ना, यू हैव टू रीड योर सपोर्ट मटेरियल दैट इज फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है। तो ये आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप मेरे साथ इसको पढ़ सकते हो, ओके। सो इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले गोल अचीव करने के लिए, बिकॉज हम अपने नीड्स एंड वांट्स को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, ठीक है। कितना हमें एक्सपेंड करना है, कितना हमें सेव करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है। सो इसकी वजह से ना हमारी गोल की अचीवमेंट पॉसिबल हो पाती है। सेकंड, क्राइसिस मैनेजमेंट। आप क्राइसिस को मैनेजमेंट कर पाते हो अगर आपके पास, सपोज आपकी कभी जॉब मतलब छूट जाती है, ठीक है, किसी भी रीजन से आपको छोड़ना पड़ता है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास इतनी सेविंग्स होती है कि यू कैन सर्वाइव, ठीक है। सो वही चीज है कि फंड्स होने चाहिए आपके पास इमरजेंसीज को डील करने के लिए। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, आप अपने रिसोर्स को एलोकेट कर पाते हो, बिकॉज आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, कितना सेव करना है, कितना नहीं सेव करना, कितना आपको एक्सपेंड करना है, कितना आपको सेविंग करना है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की एलोकेशन हो पाती है, तो दैट इज द नीड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। एक है हमारा बजटिंग। बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, इसी को हम बजट कहते हैं। टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप्स के बजट होता है, सबसे पहले होता है हमारा पर्सनल बजट, जो क्या करता है, फोकस करता है एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में और एक इंडिविजुअल एक्सपेंस के बारे में। फैमिली बजट क्या होता है, जब आपका बजट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पूरी फैमिली का होता है, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गई, एजुकेशन हो गई, यूटिलिटीज हो गई, तो दीज आर योर फैमिली बजट। थर्ड होता है हमारा बिजनेस बजट, जो भी आप बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, रेंट, प्रॉफिट, तो दीज आर
अंडर योर बिजनेस बजट, ठीक है। फिर होता है नेशनल बजट, जो कि एक इकोनॉमिक लेवल में होता है, ठीक है। ये प्रिपेयर कौन करता है? गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। जैसे कि रेवेन्यू सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फिस्कल ईयर, दैट इज like that is prepared by the government. Okay, so these are the types of budget. Now procedure for preparing budget, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो बजट को? सबसे पहले क्या करो, इनकम के जो सोर्स है ना वो आइडेंटिफाई करो। देन लिस्ट करो अपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस को, कौन कौन से आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, कौन कौन से आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। देन फिर क्या करना है, हमें एलोकेट करना है फंड्स को फॉर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आपके फंड्स हैं अकॉर्डिंगली फिर क्या करना है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में उसको एलोकेट करना है। फोर्थ में क्या करना है, बैलेंस करना है अपने इनकम को विद द एक्सपेंडिचर, राइट। दीज आर द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग अ बजट। फॉर डिटेल एनालिसिस यू कैन स्टडी विद योर सपोर्ट मटेरियल, राइट। मतलब सफिशिएंट तो नहीं है ये वाले नोट्स, तो ये चीज तो मैं आपको पहले से ही बता के चल रही हूँ कि दीज आर नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू स्टडी योर बुक, राइट। बजट सरप्लस एंड बजट डेफिशिएट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिस इज गुड। बजट सरप्लस क्या होता है एंड बजट डेफिशिएट क्या होता है? बजट सरप्लस कब अकर होता है? जब आपका इनकम जो होता है ना वो एक्सीड कर जाता है एक्सपेंसेस से, मतलब इनकम आपकी ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तब आपका बजट जो है वो सरप्लस में आता है। तो यूज ऑफ सरप्लस क्या है? वो जो सरप्लस अमाउंट आया उसको आप क्या कर सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो फॉर द फ्यूचर गोल्स, या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट, इन सब में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। बजट डेफिसिट में क्या होगा, जब आपकी जो इनकम है ना वो कम होगी, मतलब एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं बट इनकम आपकी कम है। तो वेज टू मैनेज, कैसे आप अपने बजट को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो उसके लिए रिड्यूस कर दो नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, जो भी आपके नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, मतलब जिनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको क्या करो, रिड्यूस करो, कम करना शुरू करो। जनरेट करो एडिशनल इनकम, कोई एडिशनल इनकम, पार्ट टाइम जॉब करो या फिर कोई भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। बोरो करो फंड जुडिशियली, मतलब बोरो कर सकते हो आप अपने फंड्स दूसरों से, ठीक है, टू मीट योर एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस तो कांस्टेंट वो तो होंगे ही। एवेन्यूज फॉर सेविंग्स एंड सोर्स फॉर डेफिशिट मैनेजमेंट, मतलब सेविंग्स की क्या सोर्सेज हैं और डेफिशिट अमाउंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। एवेन्यूज फॉर सेविंग्स के लिए, अगर आपकी सेविंग ज्यादा है तो क्या कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक में रख सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट बना सकते हो, आरडी ओपन करवा सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में रख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों में रख सकते हो, इंश्योरेंस प्लान विद सेविंग कॉम्पोनेंट, इन सब चीजों में आप क्या कर सकते हो, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हो। सोर्स टू मीट डेफिशिएट्स, अगर आपकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बोरो कर सकते हो फ्रॉम योर फ्रेंड और फैमिली, यूटिलाइज कर सकते हो क्रेडिट फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट कार्ड से आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हो, सेलिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट्स को बेच सकते हो या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो। So this is all about your unit 1. Now we are just proceeding with the unit number 2, that is banking services. ये आपका सिलेबस है, राइट। बैंकिंग सर्विसेज बेसिकली क्या होती है? बैंकिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जहां पे आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट डिपेंड, ठीक है। ये सर्विसेज डिजाइन ऐसे होती हैं कि जो फैसिलिटेट करती हैं आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फंड्स को मैनेज करता है, ठीक है। कोई भी अगर लोन्स हैं चाहिए आपको तो वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बैंकिंग प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ बैंक में देखो, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, प्रोवाइड करते हैं लोन टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, ठीक है। एग्जांपल देखोगे तो एसबीआई बैंक होते हैं, एचडीएफसी बैंक होता है, आईसीआईसी बैंक होता है, दिस इज द कमर्शियल बैंक। सेकेंड होता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं ऑन एन cooperative basis and provided banking services to their members particularly in an rural areas, जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, एंड ये किनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली टू इट्स मेंबर्स, जो इनके मेंबर्स होते हैं ना उन्हीं को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा फाइंड किए जाते हैं। रीजनल रूरल रूरल
बैंक्स ये क्या होते हैं, ये फोकस क्या करते हैं, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल एरियाज स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो ये फोकस करते हैं इन द रूरल एरियाज एंड स्पेशली एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस को ये लोग हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रथमा बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, कैटर टू स्पेसिफिक सेक्टर। ये बेसिकली स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए बैंक होते हैं, जैसे कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि SI, TBI। ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जो कि पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। फिर होता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक अपेक्स बॉडी होती है जो क्या करती है, जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी सर्विसेज को रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन करता है, जैसे कि RBI। ठीक है, RBI आपका सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंक को का कंट्रोल रखता है, रेगुलेट करता है, चलाता है एंड मैनेज क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज। डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक provide long-term financing for industrial and infrastructure projects। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है फॉर द इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक नबार्ड हो गया, IDBI बैंक्स हो गए, ये तो ये सारे क्या है, डेवलपमेंट बैंक है। सेकंड है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, सबसे पहले डिपॉजिट अकाउंट्स आते हैं हमारे। डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडिविजुअल लेवल। सभी पब्लिक इसको यूज कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ और कभी भी डिपॉजिट इसमें हम कर सकते हैं, एंड एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है ऑन योर सेविंग्स। टर्म डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट को हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, जो आपको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, एंड वन टाइम में आपको इसको पे करना होता है, लाइक आपको 10,000 की या 30,000 की FD करवानी है, दैट्स अप टू यू। एंड इसकी एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होती है, उसी के बाद ही आप इसको निकलवा सकते हैं। अगर आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले निकलवाते हो तो आपको वो चार्ज पे करना पड़ता है। फिर होता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस पर्पज के लिए यूज होते हैं, जो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन ऑफर करते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, एंड इसमें कोई भी इंटरेस्ट बिजनेस को नहीं मिलता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में मिलता है ना सेविंग्स पे 2% का। तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता है, बट एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। फिर होता है हमारा एक रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में बेसिकली एक मंथली आपको डिपॉजिट करना होता है बैंक में, जैसे कि 2,000 की आप RD ओपन करवाना चाहते हैं, तो हर महीने आपको 2,000 बैंक में सबमिट करवाने पड़ते हैं, एंड आपको 1 ईयर तक या फिर 2 ईयर तक जितने की भी आप RD ओपन करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर इंटरेस्ट मिलता है एट योर मेच्योरिटी। सेकेंड है लोन प्रोडक्ट्स। लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। तो ये सारे लोन्स हैं जो बिजनेसेस बैंक्स प्रोवाइड करते हैं टू अदर्स। व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, माइक्रो फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सारे लोन्स हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा डॉक्यूमेंटेशन फॉर बैंक अकाउंट एंड लोन्स। ठीक है, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं बैंक अकाउंट के लिए और लोन्स के लिए। पैन कार्ड, पैन कार्ड आपको चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स फॉर वेरीफाइंग द रेजिडेंस, एंड KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर, ये आपको चाहिए होता है, ठीक है, या तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए या तो लोन लेने के लिए। फोर्थ, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स बाय नेशनलाइज्ड बैंक। सो नेशनलाइज्ड बैंक लाइक SBI, PNB प्रोवाइड क्या करते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन एग्रीकल्चर लोन। तो ये ना एग्रीकल्चर लोन पे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे एग्रीकल्चर लोन लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्पेशल स्कीम फॉर फार्मर इंक्लूड क्रॉप लोन्स, इक्विपमेंट लोन्स एंड रूरल डेवलपमेंट लोन। तो स्पेशल स्कीम्स हमेशा लाते रहते हैं ये बैंक्स फॉर दी फॉरवर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है, क्रॉप लोन्स हो गए, इक्विपमेंट लोन्स हो गए। सो ये सारे किसके फेवर में है, एग्रीकल्चर के फेवर में है। कैशलेस बैंकिंग प्रमोट्स करती है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को एंड रिड्यूस करती है डिपेंडेंसी ऑन कैश। एग्जाम्पल लाइक कार्ड पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, UPI एंड QR। ठीक है, इसमें आपकी ई बैंकिंग आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बेनिफिट क्या रहता है कि 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कन्वीनियंट रहता है, काफी रिड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है इसकी, प्लेटफॉर्म फीस काफी कम रहता है। कॉमन फीचर देखोगे तो फंड ट्रांसफर लाइक RTGS, नेफ्ट, IMPBS रहता है। ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लाइक म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, ये सब यूज कर सकते हो। कॉमन बैंकिंग फीचर एंड सिस्टम्स क्या है,
ई बैंकिंग टर्म्स में आपकी CIBL, CIBL मींस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो ये सारी बैंकिंग की कुछ टर्म्स है दैट यू शुड नो। मेंटेन करते हैं क्रेडिट स्कोर फॉर इंडिविजुअल यूज्ड फॉर लोन एलिजिबिलिटी। CIBL क्या करता है, एक लोन एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है पर्सन, ठीक है, कि उसको कितना लोन मिलेगा एंड कितना वो सिविल जिसको बोलते हैं ना, काइंड ऑफ। सो नाउ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये क्या करती है, कैश विड्रॉल्स, डिपॉजिट एंड बैलेंस इंक्वायरीज को देती है, ठीक है। कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, फिर कोई भी इंक्वायरी करनी हुई तो विद द हेल्प ऑफ ATM आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे आप अकाउंट अप की सर्विसेज ले सके, ठीक है, क्या कितना आपके पास पैसा है अभी अकाउंट में, कितना नहीं है, दिस इज कॉल्ड द नेट बैंकिंग। RTGS, RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर सेटल्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो जो भी हाई वैल्यू फंड जो आपको ट्रांसफर करवाने होते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं इमीडिएटली। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ट्रांसफर फंड्स इन बैचेस लाइक सूटेबल फॉर स्मॉलर अमाउंट, ये स्मॉलर अमाउंट के लिए सूटेबल है। IMPBS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर थ्रू मोबाइल बैंकिंग, इससे पॉसिबल हो पाती है। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, ये यूज किया जाता है फॉर रिकरिंग पेमेंट्स लाइक लोन्स एंड यूटिलिटी बिल्स के लिए। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आते हैं, डेबिट कार्ड आता है, जो क्या करते हैं, लिंक होते हैं बैंक अकाउंट से फॉर डायरेक्ट स्पेंडिंग। एंड सेकंड आता है हमारा क्रेडिट कार्ड, अलाउ स्पेंडिंग ऑन क्रेडिट विद रीपेमेंट एट अ लेटर डेट। ये स्पेंड करने के लिए अलाउ कर देता है, बट ये कहता है कि मुझे रीपेमेंट करना है एट अ बाद में, मतलब एक महीने बाद आपकी ड्यू डेट आ जाती है जिसमें आपको पे करना पड़ता है बिल। बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, सिक्योर मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर आपका एक सिक्योर मेथड है फॉर ट्रांसफरिंग दी मनी। ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम कौन से होते हैं, मोबाइल ऐप जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। फैसिलिटेट UPI पेमेंट्स, बिल पेमेंट एंड मोबाइल रिचार्जेस, इससे पॉसिबल है। सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, विद फीचर लाइक कैशबैक ऑफर, इंस्टेंट ट्रांसफर, तो ये सारी फैसिलिटीज इनसे क्या है, पॉसिबल है। एट क्या है, चेक एंड काउंटरफिट करेंसी। चेक क्या होता है, चेक एक रिटर्न ऑर्डर होती है टू दी बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। चेक आप जब करते हो तो क्या आप उसमें अमाउंट वगैरह लिखते हो, अपने साइन लिखते हो, तो काइंड ऑफ क्या कर रहे हो, तो एक ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हो बैंक को कि जिसके लिए मैं चेक दे रहा हूँ, जिस पर्सन को चेक दे रहा हूँ, उसको आप क्या करिए, ट्रांसफर कर दीजिए जितना अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक रिटर्न ऑर्डर है टू दी बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। काउंटरफिट करेंसी, फेक करेंसी होती है डेट अंडरमाइंस ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। मेजर टू डिटेक्ट, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी थ्रेड्स, वाटर मार्क्स, माइक्रो लेटरिंग एंड यूके इंक ऑन नोट्स, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि नोट्स में दिखती हैं, ठीक है। अगर वो चीज नहीं अवेलेबल है तो आपका जो नोट है वो नकली है, ठीक है। तो ऐसे पहचान होती है नोट्स की। एक ब्लू कलर की गोल्डन लाइंस होती हैं, थ्रेड, सिक्योरिटी थ्रेड जिसको बोलते हैं, वाटर मार्क होता है, ठीक है, माइक्रो लेटरिंग एंड UV इंक ऑन नोट्स होती है, ठीक है, जो कि आपको आम कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बैंकिंग कंप्लेंट्स एंड ओम्बड्समैन, बैंकिंग कंप्लेंट एंड ओम्बड्समैन क्या होता है, बैंकिंग कंप्लेंट क्या होती है, जब आपकी कोई भी बैंक से कंप्लेंट आती है, एग्जांपल जैसे कि इनकरेक्ट चार्ज आपने कर लिए, डिले ट्रांजैक्शन करी है, अनऑथराइज एक्सेस दिया है मेरे अकाउंट का, स्टेप्स टू फाइल अ कंप्लेन, आप कैसे फाइल कर सकते हो कंप्लेन को, कांटेक्ट करो बैंक को, एस्केलेट करो ग्रीवेंसेस को टू रिड्रेसर, और अप्रोच कर सकते हो बैंकिंग ओम्बड्समैन को। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होते हैं, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द RBI टू एड्रेस ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक क्वासी जुडिशियली अथॉरिटी होती है जो कि एस्टेब्लिश की है RBI ने, ताकि जो भी ऐसे ग्रीवेंसेस आते हैं ना रिलेटेड टू बैंक सर्विसेज वो देखे जा सके। कवर करते हैं कंप्लेंट अबाउट द ATM इश्यूज, अकाउंट एरर एंड मोर, ठीक है, ये सब चीजें कवर अप होते हैं। तो यहाँ से हमने यूनिट नंबर 2 भी खत्म कर लिया सक्सेसफुली। Now we are proceeding with the unit number 3. So that is your syllabus. Now, overview of post office saving schemes. So Indian Post Office offer various saving schemes to encourage financial inclusion and saving amongst the public. These schemes cater to individuals across different income levels, including rural and urban population. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में क्या क्या आती हैं, आपके सेविंग बैंक अकाउंट आते हैं,
फीचर देखोगे तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एनुअली, एनुअल बेसिस में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस फॉर दी स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स के लिए एक सेफ प्लेस है। अलाउ करता है विड्रॉल एनी टाइम। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अराउंड 4% मिलता है आपको एनुअली, वेरीज ओवर टाइम। मतलब 4% का इंटरेस्ट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको 2% का मिलता है, यहाँ पे आपको 4% का मिल रहा है, राइट। रेकरिंग डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट में मंथली डिपॉजिट विद फिक्स्ड मेच्योरिटी, मतलब मंथली डिपॉजिट आप करवा सकते हो आरडी में, एंड एक फिक्स्ड मेच्योरिटी के बाद आपको मिल जाता है। टेन्योर क्या होता है, 5 इयर्स, 5 साल तक का। आइडियल फॉर डिसिप्लिन सेविंग हैबिट, जो डिसिप्लिन सेविंग हैबिट्स होती हैं उसके लिए बेस्ट है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब हर एक ईयर में जुड़ता चला जाता है क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट फॉर अ चूजन टेन्योर 1 2 3 4, दैट इज अप टू यू। प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड विद पेनल्टी, मतलब पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, प्री मेच्योर पीरियड से आप पहले निकालते हो। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हायर देन दी सेविंग अकाउंट होता है एंड वेरीज करता है विद दी टेन्योर, ठीक है। मंथली इनकम स्कीम, MIS, suitable for individual looking for steady income. इन्वेस्टमेंट जनरेट मंथली इंटरेस्ट पेमेंट। लॉक इन पीरियड कितना होता है, 5 इयर्स तक का होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफी अट्रैक्टिव रेट्स होते हैं, स्लाइटली लोअर देन दी टर्म डिपॉजिट, एफडी से कम मिलता है लेकिन मंथली इनकम स्कीम से। किसान विकास पत्र, KYP, फीचर क्या होता है, डबलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाती है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम, ठीक है। ये सिर्फ किसान के लिए वैलिड है। टेन्यूर वेरीज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट, सो टेन्यूर जो है वो अलग अलग है एज पर दियर इंटरेस्ट रेट। ट्रांसफरेबल है, एनकैशेबल है आफ्टर द लॉक इन पीरियड, ठीक है, जब आपके वो मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है तब आप उसको एनकैश करवा सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दैट इज NSC, फीचर क्या है, 5 ईयर लॉक इन पीरियड होता है इसमें। टैक्स सेविंग होता है अंडर दी सेक्शन 18C, मतलब कोई भी टैक्स नहीं करना, मतलब टैक्स का सेव हो रहा है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट नॉट ऑन, बट पेड ऑन मैच्योरिटी, इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है, मिलता है, बट उसको पेड कब होता है, वो मैच्योरिटी पीरियड पे ही वो पेड होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज PPF, लॉन्ग टर्म सेविंग होता है फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप बेसिकली करते हो PPF। लॉक इन पीरियड कितना होता है, 15 साल, ठीक है, 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। पार्शियल विड्रॉल अलाउड आफ्टर 7 इयर्स, पार्शियल विड्रॉल जो अलाउ होती है वो 7 इयर्स के बाद तक थोड़ा सा कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री, इंटरेस्ट जो होता है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। मिनिमम डिपॉजिट कितना होना चाहिए इसमें, 1.5 लाख पर एनम होना चाहिए, एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, ठीक है, ये एलिजिबल है फॉर द टैक्स डिडक्शन। मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम डिपॉजिट है 1.5 लाख पर एनम, इससे ज्यादा होगा तो यू हैव टू गिव टैक्स। नाउ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, SCCS, SC सॉरी, फीचर क्या है, इंडिविजुअल एजेड 60 एंड अबव के लिए ये वैलिड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं आपको एज पर द अदर स्कीम्स। लॉक इन पीरियड 5 इयर्स तक का होता है। टैक्स बेनिफिट होते हैं इसमें एज पर द इन्वेस्टमेंट एलिजिबल अंडर सेक्शन 18C। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके क्या फीचर है कि डिजाइन है फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए, ये अच्छी है। एन अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ गर्ल बिलो 10 इयर्स ऑफ एज, मतलब किसके लिए ओपन कर सकते हैं, जो 10 साल से छोटी लड़कियां हैं। लॉक इन पीरियड कितना होता है, टिल द गर्ल टर्न्स 21, मतलब जब तक लड़की 21 साल की नहीं होती तब तक ये लॉक इन पीरियड में रहता है। और गेट्स दी मैरिड आफ्टर 18, अगर उसकी शादी 18 ईयर्स में हो जाती है तो ये लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स बेनिफिट कितना है, इसको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर दी 18C। इंडियन इंडिया पोस्ट पेमेंट सिस्टम, दैट इज IPB, IPB is a government owned payment bank aimed at enhancing financial inclusion, ठीक है। फीचर देखोगे तो सेविंग एंड करंट अकाउंट जो होता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट से ओपन करवा सकते हैं। डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर अकाउंट हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग थ्रू IPB, IPPB ऐप,
QR कोड बेस्ड ट्रांजेक्शन होती हैं इसमें। मनी ट्रांसफर आप कर सकते हो डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। रेमिटेंस सर्विस, यूटिलिटी सर्विसेज लाइक बिल पेमेंट, DTH चार्ज, मोबाइल टॉपअप, ये सब चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। डोर स्टेप बैंकिंग होती है, कस्टमर कैन अवेल सर्विसेज लाइक डिपॉजिट एंड विड्रॉल एट होम। मनी ट्रांसफर सर्विसेज, तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि मनी ऑर्डर। ये ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सेंडिंग मनी टू इंडिविजुअल विद इन इंडिया, मनी इज डिलीवर टू द रिसिपेंट एड्रेस, भिजवा सकते हो आप डोमेस्टिकली। ई मनी ऑर्डर मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द ट्रेडिशनल मनी ऑर्डर आप कर सकते हो, फास्टर एंड मोर सिक्योर है ये। इंस्टेंट मनी ऑर्डर, IMO आप कर सकते हो, इनेबल इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी अप टू 50,000। बेनिफिशियरी है कैन कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से आप इसको ले सकते हो। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए कोलैबोरेशन विद द वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस होना जरूरी है। फैसिलिटेट करता है क्विक एंड सिक्योर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, अवेलेबल इन मोस्ट पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया। ठीक है। MO विदेश, a money transfer services for sending funds internationally, offer competitive exchange rates and secure transactions होती हैं इसमें। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस होती है, अलाउ क्या करता है NRI टू रेमिट मनी टू इंडिया to the postal networks. Money, Gram International Money Transfer, offer a quick cross-border remittance, can send money to over 200 countries. Indian Postal Order, एक secure and affordable method of remittance with India or abroad, used for making payments to government office or institution. Benefits of Indian Post Office Financial Service, क्या benefits है Indian Post Office की फाइनेंशियल सर्विस की? सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी है, वाइड रीच है अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरियाज, अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, सिक्योरिटी मिलती है, गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम इंश्योर हाई रिलायबिलिटी, डाइवर्सिटी होती है, वाइड रेंज ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑप्शंस होते हैं, एंड ईज ऑफ यूज है, कोई भी इसको इजीली यूज कर सकता है विद सिंपल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस की पूरी पूरी हमने यूनिट कवर अप कर ली, यूनिट नंबर 3। So now is unit number 4, that is insurance services। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओवरव्यू ऑफ इंश्योरेंस सर्विस देखते हैं। इंश्योरेंस क्या होती है? एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन रिस्क एंड लॉसेस। तो इंश्योरेंस हमें एक क्या करता है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन काइंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी रिस्क हुआ, अनफोर्सीन रिस्क हुआ, जैसे कि आपको थेफ्ट लॉस हुआ या फिर फायर लॉस हुआ, ठीक है, तो उसको कवर करता है ये। वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट फॉर स्पेसिफाइड लॉसेस इन रिटर्न फॉर अ प्रीमियम। की बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, क्या बेनिफिट है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स हमारी इसमें जाती हैं, बट प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, एंड टैक्स बेनिफिट रहता है आपका कि अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो टैक्स डिडक्शन से बच पाते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, इंश्योरेंस देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है सबसे पहले। लाइफ इंश्योरेंस क्या करती है? प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी पॉलिसी होल्डर बेनिफिशियरी इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेथ। ठीक है, तो अगर किसी पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है, फिर कोई भी सिचुएशंस होती है, तो उस केस में एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, आपके जो लाइक नोन है, जो आपकी फैमिली है, उनको मिल जाते हैं पैसे। फीचर्स, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल विद डिपेंडेंस, प्रोवाइड्स अ लमसम अमाउंट और अ पीरियोडिक पे आउट। ठीक है, एग्जाम्पल LIC जीवन आनंद, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट। ठीक है, टर्म्स इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? ऑफर कवरेज फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म। ये क्या करती है? कवरेज देती है फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म लाइक 10 साल, 20 साल, 30 साल। ठीक है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है। फीचर क्या है कि इसमें हाई लमसम अश्योर्ड एट अ लो प्रीमियम मिल जाता है, नो मेच्योरिटी बेनिफिट्स होती हैं इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द टर्म। ठीक है, एग्जांपल देखोगे तो ICICI प्रूडेंशियल टर्म प्लान होता है, मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान, ये सारे टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। एंडोमेंट पॉलिसीज, तो ये क्या होता है? ये कंबाइन करता है लाइफ इंश्योरेंस को और सेविंग्स को, दोनों को कंबाइन करता है। फीचर देखोगे तो ये प्रोवाइड लमसम पे आउट ऑन मेच्योरिटी और डेथ विच एवर अकर्स फर्स्ट। ठीक है,
तो बेसिकली सेविंग और इंश्योरेंस को कॉम्बो होता है। तो अगर आपका मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है तब भी आपको पैसे मिल जाते हैं, और अगर आपकी डेथ होती है तब भी आपको पैसे मिल जाते हैं। बट द थिंग इज कि दैट डिपेंड ऑन फर्स्ट, अगर आपकी डेथ पहले हो गई तो मिल जाएगा, अगर आपकी मेच्योरिटी हो गई तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। सुटेबल फॉर इंडिविजुअल सीकिंग अ सेविंग्स कॉम्पोनेंट इन देयर इंश्योरेंस, सुटेबल है इंडिविजुअल के लिए जो सेविंग्स करना चाहते हैं इन देयर इंश्योरेंस। LIC एंडाउमेंट प्लान, बजाज अलायंस, सेव एश्योर। पेंशन पॉलिसीज क्या होती हैं? ये डिजाइन होती हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर द रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, ये पेंशन पॉलिसीज होती हैं जो रिटायरमेंट के लिए हम प्लान करके रखते हैं। टाइप्स क्या है? डेफर्ड एन्युटी होती हैं जिसमें बिल्ड्स अ कर्पस ओवर टाइम एंड प्रोवाइड रेगुलर पे आउट पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, जिसमें आपको रेगुलर पे आउट्स मिलते हैं आफ्टर योर रिटायरमेंट्स, लाइक मंथली कुछ पैसे मिल गए लाइक दिस। एंड इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है कि आपको ना एक लमसम अमाउंट मिल जाता है एट द टाइम ऑफ 60 की उम्र में, आपको समझो जितना आपने सेविंग किया सबको मिल जाएगा, लाइक 2 लाख या 3 लाख वट एवर। एंड अगर आप चाहते हो डेफर्ड, तो डेफर्ड में आपको मंथली कुछ मिलता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो तो LIC जीवन, अक्षय, HDFC लाइफ पेंशन गारंटी प्लान। ठीक है। सेकेंड है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दैट इज यूलिप, कंबाइन करता है इंश्योरेंस विद द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फीचर क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रीमियम गोज टुवर्ड्स लाइफ कवरेज। इसका प्रीमियम जो होता है वो लाइफ कवरेज में होता है, वाइल द रिमाइंडर इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी डेट और हाइब्रिड फंड्स। तो जो रिमाइंडर अमाउंट होता है ये क्या करते हैं? इक्विटी डेट और हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स लाइक वेल्थ एंड क्रिएशन, इसके लिए सूटेबल होता है, जैसे ICI प्रूडेंशियल लाइफ टाइम क्लासिक, SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं आपके, जो क्या करते हैं? कवर करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट। फीचर क्या है? प्रोवाइड करते हैं कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन और रिम्बर्समेंट भी देते हैं हमें। कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज एंड डे केयर प्रोसीजर्स। सम पॉलिसीज इंक्लूड कवरेज फॉर अ क्रिटिकल इलनेस। एग्जाम्पल स्टार हेल्थ, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मैक्स ब्यूपा हेल्थ, कैंपनम प्लान। सो बेसिकली ये मेडिकल एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए होते हैं। ठीक है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन आपका हो जाता है या फिर वो रिम्बर्स करके दे देते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का जितना भी कवर अप होता है, सर्जरीज, डे केयर प्रोसीजर्स, कुछ भी हो ये सारा कवर अप करके देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। कंपैरिजन ऑफ पॉलिसी ऑफर्ड बाय वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये कंपैरिजन किया हुआ है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज, जैसे LIC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICI प्रूडेंशियल हो गए। तो पॉपुलर प्लान्स क्या हैं इनके और इनके की फीचर्स क्या हैं, दैट इज विजिबल, दैट इज यू कैन रीड। कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इनके पॉपुलर प्लान्स लिखे हुए हैं, की फीचर लिखे हुए हैं। ठीक है। नाउ थर्ड इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग को, मशीनरीज को, इक्विपमेंट्स को, इन्वेंट्री को अगेंस्ट डैमेज और लॉस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आते हैं। टाइप्स जैसे कि होम इंश्योरेंस, अगर कोई भी डैमेज आया आपके प्रॉपर्टी में, जैसे कि फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर के थ्रू, तो वो होम इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप हो सकता है। फायर इंश्योरेंस, अगर आपका फायर के अंडर कोई भी लॉस हुआ है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो फायर इंश्योरेंस में कवर अप हो जाता है। थर्ड होता है मेराइन इंश्योरेंस, अगर लाइक कार्गो या फिर शिप्स की जो ट्रांजिट होती है तो उसके अंदर अगर कोई लॉस हो जाता है तो मेराइन इंश्योरेंस के अंदर वो कवर अप हो जाता है, जैसे कि ICI लोम्बार्ड होम इंश्योरेंस, बजाज अलायंस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है। फोर्थ होता है पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI। तो फीचर क्या है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कि ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया स्टार्टेड इन 1884। ठीक है, ये क्या है? सबसे ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि इंडिया में स्टार्ट हुई थी, दैट इज 1884 से स्टार्ट है। ऑफर करता है लो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी एंड प्रोफेशनल्स के लिए थी। हाई बोनस रेट्स एंड सिंपल टर्म्स में मिल जाते थे। टाइप्स ऑफ PLI प्लान क्या होते थे कि होल लाइफ इंश्योरेंस मिलती थी आपको। ठीक है, कवर्स द इंश्योर्ड फॉर देयर इंटायर लाइफ। एंडोमेंट इंश्योरेंस मिलती थी आपको कि ऑफर्स मेच्योरिटी बेनिफिट इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव द टर्म। ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड में आपको पैसा मिल जाता था। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, कन्वर्ट टू एंडाउमेंट प्लान आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे अपने एंडाउमेंट प्लान को आफ्टर कुछ साल बाद ही। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज RPLI। फीचर क्या है कि इंट्रोड्यूस हुआ 1995 में टू प्रोवाइड
इंश्योरेंस टू रूरल पॉपुलेशन के लिए। अफोर्डेबल प्रीमियम था टू कैटर लो इनकम ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ प्लान इंक्लूडेड होल लाइफ के लिए आप करवा सकते थे, एंडोमेंट के लिए करवा सकते थे, और एंटिसिपेटेड एंडोमेंट प्लान भी थे। की बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, क्या बेनिफिट्स हैं पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की? ये लो प्रीमियम पे हो जाते थे, अफोर्डेबल थे फॉर द इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस इनकम ग्रुप्स, वाइड रीच थी, अवेलेबल इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। थर्ड था हाई बोनस रेट्स, कि आपको हाई बोनस रेट्स मिलते थे यहाँ पे अबव द इंश्योर्ड अमाउंट्स। टैक्स बेनिफिट मिल जाता था कि यहाँ पे टैक्स डिडक्शन हो जाती थी अंडर द सेक्शन 18C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये यूनिट नंबर 5 है। इसका यहाँ पे क्या है, सिलेबस मेंशन है स्टॉक मार्केट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे जो आपको आने चाहिए। दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, सच एज शेयर बॉन्ड डेरिवेटिव्स। ये क्रूशियल है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में देखो, प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो सिक्योरिटीज है ना वो न्यूली इशूड होती है। ठीक है, न्यूली इशूड होती है मतलब डायरेक्टली कंपनी से ये शेयर इशू होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट क्या करती हैं, ये ना हमारी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज होती हैं जो कि दोबारा से ट्रेड की जाती हैं। ठीक है, बाय द ब्रोकर। सबसे पहले देखो कंपनीज जो है वो शेयर रिलीज करती हैं, तो वो ब्रोकरेज फर्म जो होती है ना वो इनको बाय करती हैं, जैसे जीरोधा ग्रो ये सब बाय करती हैं। इसके बाद जीरोधा ग्रो ये सब दोबारा पब्लिक को बाय करते हैं, पब्लिक को ये क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, पब्लिक करते हैं ये सारे फंड्स। ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एनएससी एंड बीएसई। ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एनएससी हो गई, बीएसई हो गई, इसी के अंदर सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो आते हैं। तो कंपनी सबसे पहले एनएससी बीएसई को करती हैं, इसके बाद फिर एनएससी बीएसई लॉन्च करते हैं सेकेंडरी मार्केट में जो पब्लिक से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पे दोबारा से डीलिंग होती है, जो हम पब्लिक खरीद रहे हैं मार्केट में डील कर रहे हैं वो एक सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं। राइट। की टर्म्स यूज्ड इन स्टॉक मार्केट, क्या सारी की टर्म्स हैं जो यूज करी जाती है मार्केट में? सबसे पहले है यहाँ पे मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस में आती है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज बीएसई, कॉम्प्राइज कर सकते हैं 13 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, ये इंक्लूड करती है सेंसेक्स। निफ्टी, निफ्टी क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेंसेक्स क्या है, बीएसई का है, निफ्टी किसका है, एनईसी का है। कंप्रोमाइजिंग 50 टॉप कंपनीज यहाँ पे हमारी ये इंक्लूड करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है, रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी, होल्डर शेयर प्रॉफिट थ्रू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर फॉर डिविडेंड ड्यूरिंग लिक्विडेशन बट यूजुअली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। ठीक है, सो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो एक ओनरशिप रिफ्लेक्ट करता है इन अ कंपनी में। ठीक है, होल्डर जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन में। एंड प्रेफरेंस शेयर में प्रायोरिटीज होती हैं, बेसिकली ये प्रेफर्ड होते हैं शेयर्स। ठीक है, इनके शेयर्स थोड़े से हाई प्राइस में बिकते हैं। ठीक है, एंड इनको कोई भी राइट्स नहीं होते वोटिंग के। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे, डिबेंचर, डिबेंचर जो होता है बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटिंग बोरोड फंड्स दैट द कंपनी मस्ट रीपे विद द इंटरेस्ट। अगर कंपनी डिबेंचर के थ्रू फंड्स लेती है पब्लिक से तो उसको विद द इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ता है। कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस में आपके बोनस शेयर आता है जो कि फ्री एडिशनल शेयर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम रिटेन अर्निंग करने पड़ते हैं, बोनस शेयर इशू करते हैं। स्टॉक स्प्लिट होते हैं, डिवीजन ऑफ कंपनी शेयर इनटू अ स्मॉलर यूनिट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर व्हाइल मेंटेनिंग द सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिविडेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ईदर सच एज कैश, इधर एज कैश और एडिशनल शेयर्स। ठीक है, तो डिविडेंड पे करना पड़ता है आपको। एंड बाय बैक,
When a company repurchases its own share from the market, reducing the number of outstanding share. तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो कंपनीज परफॉर्म करती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रोसेस। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है पर्सन को, होल्ड द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एलिमिनेट करती है नीड ऑफ फॉर फिजिकल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए पर्सन के पास। सेकंड, ट्रेडिंग अकाउंट होता है रिक्वायर्ड बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस स्लिप, डीआई स्लिप होनी चाहिए, यूज फॉर ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम वन डीमेट अकाउंट टू अनदर अकाउंट। स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स ऑफ लार्ज स्टेबल फाइनेंशियल साउंड कंपनीज विद अ हिस्ट्री ऑफ रिलायबल परफॉर्मेंस। डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं जो कि शेयर दैट प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर कंपनीज। स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स क्या है? फेस वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। फेस वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर की, बॉन्ड्स की, एज स्टेटेड बाय इशूइंग द कंपनी। मींस फेस वैल्यू का मतलब है कि जो शेयर का ओरिजिनल प्राइस है ना, उसी उसी प्राइस में कंपनी ने उसको इशू किया है। मार्केट वैल्यू, करंट प्राइस एट विच अ शेयर इज ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। मार्केट वैल्यू का मतलब कि जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उस स्टॉक की, ठीक है, जिस भी प्राइस पे वो चीज खरीदी बेची जा रही है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन करते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाती है। ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हमारे, जिसमें हम प्री ओपनिंग सेशन करते हैं, टाइम बिफोर द मार्केट ऑफिशियली ओपन, यूज टू डिटरमाइन द ओपनिंग प्राइस। ठीक है। ट्रेडिंग सेशंस, रेगुलर आवर्स व्हेन बाइंग एंड सेलिंग अकर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग सेशंस। ओपनिंग प्राइस क्या होती है? फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ अ स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। जैसी ट्रेडिंग मार्केट ओपन होती है तो उसका एक ओपनिंग प्राइस होता है एवरी शेयर का, उसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। जब हमारी मार्केट बंद होती है तो उसका एक क्लोजिंग प्राइस सेट हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं? एक होता है हमारा बुल मार्केट, एक होता है बियर मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है योर मार्केट इज गोइंग अप, बियर मार्केट का मतलब होता है मार्केट इज गोइंग डाउन। ठीक है। अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग स्टॉक प्राइस एंड इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म, इसको बुल मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट में अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस एंड इन्वेस्टर प्रेमिसेस, इसको बियर मार्केट कहते हैं। रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ लूजिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी और इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो जो भी आपने कैपिटल लगाया है उसको लूज करने के, उसी को बोलते हैं रिस्क फैक्टर। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है? जितना आप लॉस उसमें झेल सकते हो, इसी को आप स्टॉप लॉस करते हो। एन ऑर्डर प्लेस्ड विद अ ब्रोकर टू सेल अ सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेस अ स्पेसिफिक प्राइस टू अ लिमिट लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना अल्टीमेट लॉस आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप कोई शेयर है 20 रुपए का परचेज किया है, तो स्टॉप लॉस आप लगा के चलो कि भाई मैं 18, मतलब अगर ये 18 तक गिरा, मैं यहाँ तक ही लॉस झेल सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो 10 तक पहुंच जाए, फिर आपको 10 रुपए का लॉस झेलना पड़ रहा है। तो इसी से आप क्या करते हो? रिस्क को मैनेज कर पाते हो, रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव एंड हेजिंग, डेरिवेटिव्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग एसेट्स, एग्जांपल स्टॉक एंड कमोडिटीज। जैसे कि कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी आपके स्टॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है? गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो ये होल्डर को राइट देते हैं ताकि वो एसेट्स को बाय कर सकें एट अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। पुट ऑप्शन क्या होता है? ये होल्डर को राइट देता है ताकि वो सेल कर सके एक एसेट को एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद इन स्पेसिफिक पीरियड। हेज, हेज क्या होता है? एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप रिड्यूस कर सकते हो रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन एन एसेट। ठीक है, इसको हेज कहते हैं। होल्डिंग पीरियोडिक, होल्डिंग पीरियड एंड टैक्सेशन, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं, जिसमें गेन्स फ्रॉम सेलिंग एसेट्स हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, टैक्स जो होता है 15% चार्ज होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको गेन्स फ्रॉम सेलिंग एसेट्स हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स, टैक्स एट 10% फॉर गेन्स एक्सीडिंग 1 लाख। ठीक है। इनिशियल फॉलो ऑन ऑफर, इनिशियल एंड फॉलो ऑन ऑफर,
तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है इंश्योरेंस को बाय अ प्राइवेट कंपनी टू दी पब्लिक, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। इनेबल्स करती है कंपनीज को टू रेज फंड फॉर द एक्सपेंशन और डेट रिपेमेंट। ठीक है, फिर आपका आता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज एफपीओ। एडिशनल शेयर जो भी इशू करते हैं हम, कंपनी इशू करते हैं कंपनी आफ्टर एन आईपीओ, उसको हम बोलते हैं एफपीओ। ठीक है, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, ये क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल देयर शेयर डायरेक्टली टू दी पब्लिक वाया दी स्टॉक एक्सचेंजेस, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ब्लॉक डील, ब्लॉक डील क्या होती है? ट्रांजेक्शन होती है जो इन्वॉल्व करती है लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को ट्रेडेड बिटवीन टू पार्टीज एट अ प्री एग्रीड प्राइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डील। लास्ट में हमारा आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं? इक्विटी फंड्स होती हैं, इन्वेस्ट प्राइमरली इन स्टॉक फॉर हाई रिटर्न्स। डेट फंड होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड फॉर स्टेबल रिटर्न। थर्ड होता है हाइब्रिड फंड, कंबाइन करते हैं इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट को फॉर बैलेंस रिटर्न। इंडेक्स फंड ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड इंडेक्स लाइक सेंसेक्स और निफ्टी। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें हम टैक्स सेविंग फंड एलिजिबल होते हैं फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 18C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बिजनेस डेज एंड सेटलमेंट साइकिल, सो बिजनेस डेज बेसिकली क्या होते हैं? डेज ऑन विच स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज। सो बिजनेस डेज मतलब जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑपरेट कर रहा हो उसके वर्किंग डेज। ठीक है, एक्सक्लूड क्या करना है? वीकेंड्स में बंद होती है मार्केट एंड पब्लिक हॉलीडे में बंद होती है, एक्सक्लूड करना है। दिस इज नॉट योर बिजनेस डेज। सेटलमेंट साइकिल क्या होती है? T+1 होता है सिस्टम, मीन करता है, मीनिंग क्या होता है? ट्रेड इज सेटल्ड 1 डे आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो भी ट्रेड का सेटलमेंट होता है वो एक दिन बाद होता है आपके ट्रांजेक्शन के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फाइनेंस फॉर एवरीवन का वन शॉट था जो हमने कवर अप किया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? स्टिल अगर आपको कोई चैलेंज आता है, कोई भी डाउट है, तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, राइट? Thank you, everyone. Thanks for supporting me. Thanks for your love and care that I'm getting from your side. Right. I'm very much blessed to have a student like you. So, thank you so much, everyone. Bye bye. All the best for your exam.